अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम आज लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। मधुमक्खी पालन व्यवसाय में विभाजन का उचित समय और इससे लाभ। गाजर की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई पर जानकारी। हरे चारे की फसल बरसीम और जई की बुआई पर जानकारी। मधुमक्खी पालन कम लागत में लाभकारी व्यवसाय होने के कारण प्रदेश के बहुत से किसान खेती के साथ ही इसे अपनाकर अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। इस व्यवसाय की सफलता के लिए विभाजन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे सही समय पर सही तरीके से संचालन करके अधिक लाभ कमाया जा सकता है। इसीलिए मधुमक्खी पालन में विभाजन प्रक्रिया पर जानकारी दे रहे हैं गंगोह सहारनपुर के प्रगतिशील मधुमक्खी पालक अजय सैनी। मैं अजय कुमार सैनी, चेयरमैन ज्योतिगराम उद्योग संस्थान मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र गंगोह सहारनपुर उत्तर प्रदेश। किसान भाइयों, यदि आपने अपने मोन वंशों का माइग्रेशन अरहर, बाजरा, तिल ऐसी फसलों में किया है तो निश्चित रूप से आपके मोन वंश जो हैं वो अब शक्तिशाली हो गए होंगे। और यदि पोलन की वहाँ पे प्रचुर मात्रा है, नेक्टर की मात्रा प्रचुर है और आपके मौन वंशों में नर मधुमक्खियों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है, तो आप अपने मौन वंशों का विभाजन कर सकते हैं। मौन वंशों का विभाजन करने के लिए सर्वप्रथम मैंने अभी आपको बताया कि ये देख लें कि पोलन पर्याप्त होना चाहिए, पराग की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, नेक्टर और नर मधुमक्खियाँ आपके मौन वंशों में होनी चाहिए। और यदि बाहर से अच्छी जो फ्लोरा है वो पर्याप्त मात्रा में है तो आप अपने मौन वंशों का विभाजन कर सकते हैं, उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। यदि सुपर लगे हैं आपकी कॉलोनी के ऊपर तो आप सुपर से विभाजन कर सकते हैं, एक मौन वंश से एक विभाजन कर सकते हैं। और यदि सुपर नहीं है, केवल ब्रूड चैम्बर है, तो 10 फ्रेम में अगर आपकी कॉलोनी है तो आप उसमें से मिश्रित विभाजन कर सकते हैं। मिश्रित विभाजन के लिए आप 2-2 फ्रेम जो है मौन वंश, एक मौन वंश में से 2-2 फ्रेम ले सकते हैं। और लेकिन ये ध्यान रखें, जो भी आप विभाजन करेंगे वो 8 फ्रेम से कम करना हो। शक्तिशाली विभाजन आपको करना चाहिए ताकि रानी आपकी अच्छी पैदा हो। क्योंकि कुछ किसान भाई देखने में आता है कि 2 या 3, 4 या 5 मौन वंशों का विभाजन करते हैं, लेकिन उससे रानी उतनी अच्छी गुणवत्ता की नहीं बन पाती कि उसकी एगिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो और वो इतने अंडे दे सके कि आपका मौन वंश जो है वो सुपर ले सके। किसान भाइयों, जब आप मिश्रित विभाजन करते हैं तो मैंने आपको बताया कि 8 फ्रेम आप उसमें 2-2 फ्रेम 4 मौन वंशों से लेकर के विभाजन कर सकते हैं। उसमें ध्यान रखें कि ताज़ा अंडा, 24 घंटे का अंडा जरूर होना चाहिए। अंडा, लार्वा, प्यूपा ये आप पहले लें और उसके बाद अंडे के फ्रेम लें, प्यूपा के फ्रेम लें, लार्वा मिश्रित फ्रेम भी ले सकते हैं, लेकिन 1 दिन का अंडा जो है उसमें अवश्य होना चाहिए। 1 फ्रेम पोलन और 1 फ्रेम फीड। उसके बाद जो आपके पास ज़्यादा मात्रा में हो वो आप ले सकते हैं। इस प्रकार 8 फ्रेम का विभाजन आपने किया तो, लेकिन ये ध्यान रखें कि जिस मोनाले से मिश्रित विभाजन आपने किए हैं वो वहाँ से 3 किलोमीटर से दूर आपको ले जा करके रखने हैं। उसी मोनाले में उसी दिन आप उनको नहीं रख सकते, नहीं तो जो वर्कर है वो निकल करके अपने अपने मौन वंश में चला जाएगा और आपका जो विभाजन आपने किया है
वो कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए उसका गेट बंद करें। जो नया डब्बा आप लें, जो खाली बॉक्स आप लेंगे उसका गेट बंद कर लें, 2-2 फ्रेम निकाल करके उनको 8 फ्रेम करें, इनर कवर लगाएं और उसको वहाँ से 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे उसको 4-5 दिन के लिए भेज दें। 4-5 दिन के बाद उसको वापस आप उसी मोनाले में ला सकते हैं, उसके बाद यथास्थान पर उसको रख सकते हैं। तो इस प्रकार मिश्रित विभाजन आप कर सकते हैं। और यदि आपके पास सुपर लगे हैं, सुपर की कॉलोनियाँ तो बहुत ही अच्छा है। तो आप मान लिया 16 फ्रेम का आपका मोनवंश है तो 8-8 फ्रेम 2 में कर सकते हैं, या एक में 8 कर सकते हैं, एक में कम ज़्यादा भी उसमें कर सकते हैं। यदि 19 फ्रेम में है एक में 9 कर सकते हैं, मदर कॉलोनी में 10 कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक मोनवंश से अगर सुपर में आपकी कॉलोनी है तो एक से एक विभाजन हो सकता है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसमें भी वही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अंडा लार्वा, ये 1 दिन का अंडा उसमें अवश्य होना चाहिए। और अंडा लार्वा प्यूपा ये फ्रेम दे करके, एक फ्रेम पोलन और एक फ्रेम नेक्टर दे करके आप जो चीज़ें आपके पास ज़्यादा हों वो उसमें दे सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, मैं एक आपको सलाह देना चाहूँगा कि जब आप विभाजन करें उससे पहले कॉलोनियों का चयन कर लें, सिलेक्शन कर लें। अगर 100 मोनवंश आपके एपियरी में हैं तो 100 के 100 से अंडा आप विभाजन के लिए ना लें। उसमें से आप 30 या 40 जो आपकी अच्छी कॉलोनी हो, जो शहद ज़्यादा देती हो, कम काटती हो, घर की सफाई ज़्यादा रखती हो। देखिए, जो कॉलोनी अपने घर की मोनगृह की सफाई ज़्यादा रखती है वो गुणों में अच्छी मानी जाती है। उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उसकी ज़्यादा होती है और उसका शहद उत्पादन भी ज़्यादा होता है। तो किसान भाइयों, ऐसी आप मोनवंश सेलेक्ट करें रानी बनाने के लिए, ऐसी रानी का अंडा प्रयोग करें। तो पहले 100 में से आप जो है 20, 30, 40 जो है जिनका अच्छी, जिन्हें आप मानते हैं, क्योंकि देखिए हम अपने घर में भी अगर गाय भैंस रखते हैं तो अच्छी गाय की बछिया हम लोग आगे के लिए रखते हैं, अच्छी भैंस के बछिया हम लोग आगे के लिए रखते हैं जो ज़्यादा दूध देती हो, जिसका उत्पादन ज़्यादा हो। तो ठीक उसी प्रकार हम लोगों को अपने मोनवंशों में भी ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए, चयन करना चाहिए पहले कि किन किन बक्सों की रानी अच्छी है, किन किन का अंडा हमें रानी बनवाने हेतु प्रयोग करना है। तो उन्हीं बक्सों का नया अंडा, क्योंकि देखिए उसमें जो आप जिन बक्सों से विभाजन करेंगे तो जिसकी रानी हमें नहीं बनवानी उसमें से अंडा ना लें, केवल सील्ड ब्रूड के फ्रेम लें और अंडा उन कॉलोनी से लें जिसकी रानी अच्छी हो, जिसकी अंडे देने की क्षमता ज़्यादा हो, अपने घर की सफाई ज़्यादा रखती हो, कम काटती हो, जिसका शहद उत्पादन ज़्यादा हो। नई रानी हो, पुरानी रानी का अंडा रानी बनवाने के लिए ना लें। तो नई रानी हो उसका अंडा आप लें। और ये जो मैंने बताया एक अच्छी कॉलोनी की जो विशेषताएं होती हैं, अच्छी रानी की जो विशेषताएं होती हैं, उनसे आप अंडे का फ्रेम रानी बनवाने हेतु लें और उनसे आप रानी का प्रक्रिया शुरू करें। तो जैसे एक सुपर वाली कॉलोनी है, उससे आपने विभाजन किया, उसको आप वहीं का वहीं भी कर सकते हैं। अगर आपके मोनाले में जगह है, आपकी एपेरी कम से कम 3 मीटर पे बक्से से बक्से की दूरी 3 मीटर होनी चाहिए। यदि वो 3-3 मीटर पे रखें तो आप वहीं का वहीं विभाजन कर सकते हैं। और यदि आपने मोनवंश अपने बहुत पास रखे हैं तो फिर आप वहीं ना रखें, क्योंकि फिर मीटिंग में दिक्कत आएगी। तो उनको आप जो है विभाजन करके, अगर बहुत पास कॉलोनी रखी हैं तो विभाजन करके आप उनको दूर, वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर ले जाइए और वही फिर 4-5 दिन के बाद वापस उनको मोनाले में ले आइएगा। तो इस प्रकार 3 दिन के बाद उसमें रानी सेल उठ जाएगा। अगर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की रानी बनवानी है, आप चाहते हैं कि हमारे बक्सों के ऊपर सुपर लगे, क्योंकि कुछ किसान भाई शिकायत करते हैं कि साहब सुपर तो लगा लें लेकिन हमारी मधुमक्खियाँ ऊपर चढ़ती नहीं है। तो ऐसे किसान भाइयों को मैं सुझाव देना चाहूँगा कि वो रानी बनवाते समय रानी की गुणवत्ता के ऊपर विशेष ध्यान दें। देखिए, रानी की जो अंडे देने की क्षमता होती है, उसकी एगिंग कैपेसिटी निर्भर करती है कि उसको जन्म के पूर्व जो है कितनी रॉयल जेली जो है खाने के लिए मिली। क्योंकि जब आप विभाजन करते हैं, आप उसमें एक निश्चित आयु की मधुमक्खियाँ ही रॉयल जेली खिला सकती हैं। जो 6 से 13 दिन की मधुमक्खी होती है वही केवल रॉयल जेली खिलाने का काम कर सकती है। यदि वो भरपूर मात्रा में है आपके मोनवंश में तो रॉयल जेली अच्छी मात्रा में खाने के लिए मिल जाएगी। और यदि कम मात्रा में है नई मधुमक्खियाँ तो उसको रॉयल जेली कम मिलेगी। और अगर रॉयल जेली कम मिलती है तो उस रानी की अंडे देने की क्षमता निश्चित रूप से कम होगी। तो इसलिए अच्छे आप चाहते हैं कि रानी हमारी अच्छी पैदा हो, उसके अंडे देने की क्षमता ज़्यादा हो, तो एक आप प्रयोग कर सकते हैं। जब आप विभाजन आपने किया कि 3 दिन के बाद जैसे आपकी कॉलोनी में 8 या 10 उसमें या 6 क्वीन सेल उठते हैं तो उसमें से आप बाकी को नष्ट करते हैं, केवल 2 अलग अलग फ्रेम के ऊपर 2 सेल रखें। इससे ये फ़ायदा होगा, तो जो रॉयल जेली खिलाने वाली मधुमक्खियाँ हैं वो 10 के बजाय केवल 2 सेलों को रॉयल जेली फीड करेंगी और उनके भोजन की मात्रा जो है रॉयल जेली की मात्रा उनके हिस्से में ज़्यादा आएगी। 10 के बजाय 2 हिस्सों में पूरी रॉयल जेली उनको मिलेगी, तो उनकी अंडे देने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार आप उन्हीं मधुमक्खियों से अगर कुछ सेल ज़्यादा मात्रा में उठा दिए हैं तो अलग अलग फ्रेम पे एक एक सेल छोड़ें और बाकी को अंगूठे से दबा दें, उनको डिस्ट्रॉय कर दें। तो इस प्रकार उसको रॉयल जेली जब ज़्यादा मिलेगी तो उससे जो रानी पैदा होगी उसकी एगिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी और वो निश्चित रूप से आपकी कॉलोनी जो है सुपर में आ जाएंगी।
किसान भाइयों, देखिए मैंने आपको बताया विभाजन के लिए कुछ चीज़ें, एक तो बाहर फ्लोरा होना चाहिए, पराग प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, नेक्टर प्रचुर मात्रा में होना चाहिए और नर मधुमक्खियों की संख्या आपके मौन वंशों में होनी चाहिए। दूसरी, अगर आपने सरसों तक आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर ठंड हो जाती है दिसंबर के महीने में तो उस समय आप विभाजन ना करें, क्योंकि उस समय फोगी सीजन रहता है, मीटिंग में दिक्कत आती है। इसी प्रकार अप्रैल के बाद भी आप विभाजन ना करें। आपकी अगर मार्च तक जो रानी बन जाती है वो अच्छी होती है, क्योंकि टेम्परेचर उस समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है। यदि आप अप्रैल में विभाजन करेंगे तो मई में उसकी मीटिंग पड़ेगी और वो फिर टेम्परेचर बढ़ने के कारण अच्छी तरीके से रानी मेट आपकी नहीं हो पाती, गर्भित नहीं हो पाती और उसके अंडे देने की क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इसलिए सबसे अच्छी जो रानी आप मानते हैं, ये समझिए अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आप कर सकते हैं और उसके बाद फिर फरवरी मार्च में आप बनवा सकते हैं। ये 2 समय रानी बनवाने के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। धन्यवाद। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। गाजर की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई पर जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। गाजर की खेती प्रदेश के हर क्षेत्र के किसान भाई करते हैं, लेकिन किसानों द्वारा सही बीज की पहचान और बुआई की सही तकनीक की जानकारी के अभाव में बीजों के कम जमाव से लेकर के फसल की कम बढ़वार देखी जाती है। फलस्वरूप गाजर की कम पैदावार मिलती है। इसीलिए जरूरी है कि किसान भाई गाजर की अच्छे बीज की पहचान करें और सही तरीके से बुआई प्रक्रिया को अपनाएं। इसीलिए आज हम गाजर की उन्नत बुआई तकनीक पर जानकारी के लिए आपको मिला रहे हैं कृषि विभाग कानपुर के डॉक्टर केपी सिंह से। की खेती के लिए हमारे पास सभी प्रकार की जमीनों में इसकी खेती की जा सकती है। बलुई मिट्टी और मध्यम दोमट मिट्टी जिसमें जीवांश पदार्थ अच्छी मात्रा में हो और उचित जल निकास की सुविधा हो तो इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। मुख्य बात हमारी ये शीतकालीन ठंडी जलवायु की फसल है। इसको हम अपने यहाँ सर्दियों में इसकी खेती करते हैं। वैसे हमारे इस देश में उगाने के लिए 2 प्रकार की किस्में प्रयोग में लाई जाती हैं, यूरोपीय किस्में और एशियाटिक किस्में। एशियाटिक के बीज ये अधिक गर्मी को सहन करने की क्षमता इसके अंदर होती है, तो इसका बीज उत्पादन हमारे यहाँ आसानी से किया जा सकता है। प्रमुख जो प्रजातियाँ हैं इसकी गाजर के लिए वो हम आपको बता रहे हैं। एक प्रजाति है नेंटस। ये इसका रंग जो है केसरी नारंगी टाइप का हल्का होता है। ये 15 से 20 सेंटीमीटर लंबाई की इसकी साइज होता है और ये आसानी से इसकी खेती की जा सकती है। दूसरी प्रजाति पूसा मेघाली और एक तीसरी किस्म है पूसा केसर। तो इस पूसा केसर लाल रंग की प्रजाति है। पूसा मेघाली नारंगी रंग की किस्म होती है। इसका पौधा का जो पत्तियां हैं इसकी छोटी होती है। इसके अलावा पूसा दिल्ली से 3-4 प्रजातियां और निकाली गई हैं। इसमें लाल रंग की किस्में हैं ये पूसा रुधिरा, पूसा बृष्टि, पूसा असिता और पूसा वसुधा। 80 से 85 दिन में ये प्रजातियां पक करके तैयार हो जाती हैं और इसमें जड़ का जो साइज होता है 15 से 20 सेंटीमीटर इसका साइज होता है। और ये जो हमने आपको पूसा वसुधा बताया ये थोड़ा संकर किस्म की प्रजाति है और इसमें इसका उत्पादन क्षमता अधिक है अन्य इन प्रजातियों की तुलना में। तो इसकी खेती हम और भी हमारी स्थानीय प्रजातियां हैं, इनको एक हमारी पूसा नंबर 29 प्रजाति है, इसको भी हम लोग खेती में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारी किसान भाइयों प्रमुख प्रजातियां रहीं। दूसरा, अब इस समय बुआई के लिए खेत की तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहली जुताई किसी मिट्टी पलट हल से कर देते हैं। उसके बाद रोटावेटर या कल्टीवेटर से जुताई करके और खेत को समतल कर देते हैं। बीज की खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए। गाजर की खेती के लिए 10 टन
या 100 कुंटल सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर इसमें प्रयोग करते हैं। और इसके बाद रासायनिक उर्वरकों के रूप में 60 किलोग्राम 25 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटेशियम इसका प्रयोग। पोटास और फास्फोरस की पूरी मात्रा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा हम बुआई के पहले खेत में मिला देते हैं। इसके पश्चात इसकी बुआई करते हैं। बीज की मात्रा 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं और इसकी बुआई लाइन से 10-15 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन में करते हैं और इसके बाद पाटा लगा देते हैं। आगे और भी है बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हरे चारे की फसल बरसीम और जई की बुआई पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। जाड़े की चारा फसल बरसीम और जई बड़े पैमाने पर उगाई जाती है, जिससे कि दुधारू पशुओं को भरपूर हरा चारा मिलता रहे। चूंकि इन चारा फसलों की बुआई का समय चल रहा है और अधिक चारा उत्पादन के लिए जरूरी है कि इनकी बीज और बुआई तकनीक को ठीक प्रकार से अपनाया जाए। इसीलिए आज आपको बरसीम और जई के सही बीज और सही बुआई विधि की जानकारी के लिए हम मिलवा रहे हैं डॉक्टर सत्येंद्र पाल सिंह से। आप सभी जानते हैं पशुधन आज समय की मांग है। जिस तरीके से खेती का विविधीकरण हो रहा है और बदलते विविधीकरण के दौर में जमीन हमारी कम हो रही है, तो पशुओं पर निर्भरता बढ़ रही है। पशुओं को हमें स्वस्थ रखना है, उनसे सस्ता और अधिक दूध पैदा करना है, उन्हें विटामिन और खनिज तत्वों की पूर्ति करनी है, तो निश्चित रूप से उनके आहार में एक निर्धारित मात्रा में हरा चारा सम्मिलित करना होगा। तो इस समय हमारे पशुपालक भाई जो हरा चारा पैदा करना चाहते हैं वो बरसीम के खेतों की तैयारी कर दें, भली प्रकार से बरसीम के खेत तैयार कर लें और तैयार होने के बाद बरसीम की क्यारियां बना दें खेत में। और क्यारी बनाने के बाद बरसीम का अच्छा, कई सारी प्रजातियां बरसीम की आज आ रही हैं। जो भी बीज आपको स्थानीय स्तर पर मिला या चारा अनुसंधान केंद्र झांसी से आप लाते हैं, जहां से भी आप ला रहे हैं उस बीज को ले आइए। होता क्या, जो बरसीम की जब बुवाई करता है हमारे पशुपालक भाई, तो बरसीम के बीज में बड़ी मात्रा में कासनी, एक खरपतवार होता है, उसके बीज भी आ जाते हैं। और हमारा पशुपालक भाई समझता है ये कासनी चारा है। कासनी हरा चारा नहीं होता, वो खरपतवार है। उस खरपतवार का निस्तारण आप जो है बुवाई के समय ही कर सकते हैं। जो बरसीम आप ला रहे हैं और बरसीम में जो खराब बीज हैं या कासनी के बीज हैं, तो 2% आप नमक का घोल बना लें एक बाल्टी में या जो भी बर्तन है उसमें, वो बरसीम का बीज आप घोल दें, हाथ से चलाएंगे या डंडे से चलाएंगे तो कासनी के बीज और जो बरसीम के खराब बीज हैं तैर कर ऊपर आ जाएंगे। इस तरीके से 2-3 बार में आप जो तैरे हुए बीज निकाल के बाहर फेंक देंगे और नीचे जो स्वस्थ बीज रह जाएंगे उनको आप फैला ले, सुखा लेंगे। बीज को 2.5 ग्राम थीरम या 2 ग्राम कैप्टान या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करके बोना चाहिए। उसके पश्चात 250 ग्राम बरसीम कल्चर से 10 किलोग्राम बीज दर से उपचारित करना होता है। इसके लिए एक पैकेट कल्चर को आधा लीटर 10% गुड़ के घोल में मिला लिया जाता है। उसके बाद 1 एकड़ के लिए प्रयोग किए जाने वाले बीज में भली भांति कल्चर को मिला लेते हैं और छाया में 6 से 12 घंटा सुखाने के बाद बुआई की जानी चाहिए। उसके बाद जब बुवाई करें तो खेत को भली प्रकार से तैयार करके क्यारियां बनाकर पानी भर देते हैं और उसमें बरसीम का बीज छिड़क के उसको छोड़ देते हैं। और इस तरीके से आप जो है बरसीम की बुवाई कर सकते हैं। और बरसीम से सबसे बड़ा लाभ होता है कि इस समय जब बुवाई करोगे तो आपको जो लगभग दिसंबर से हरा चारा मिलना शुरू हो जाएगा। और बरसीम से चारा ही उत्पादन हम लें तो 4 से 5 कटिंग तक हम 15 अप्रैल तक 20 अप्रैल तक ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक विशेष ध्यान देने वाली ये बात यह है कि सिर्फ बरसीम का हरा चारा देने से ही अच्छा दूध उत्पादन हमारे पशुपालक भाई नहीं ले सकते। जिस तरीके से आहार प्रबंधन में हमें संतुलित आहार का ध्यान रखना है, उसी प्रकार से चारा प्रबंधन में, खासकर हरा चारा प्रबंधन में संतुलित हरे चारे का भी समावेश ध्यान रखना होगा। इसके लिए हमें करना क्या है कि जिस तरीके से हम बरसीम खाएं, बरसीम हमारा दलहनी चारा है, बरसीम हमारा पशु खाएगा तो प्रोटीन की पूर्ति होगी। इसके साथ साथ गैर दलहनी यानी खाद्यान्न हरा चारा भी हमको अपने खेत में पैदा करना होगा। ये माना कि कोई किसान हमारा जो है 1 हेक्टेयर में या 1 एकड़ में बरसीम की बुवाई करता तो आधा एकड़ में बरसीम करे तो बरसीम के साथ साथ आधा एकड़ जो शेष हमारा एरिया बचता है उसमें जई की बुवाई कर सकता है।
जई खाद्यान्न हरा चारा है, इससे कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति होती है। तो जई की बुवाई भी आप हमारे पशुपालक भाई व्यापक अच्छे तरह से कर सकते हैं, खेतों की तैयारी करके। जिस तरीके से जौ गेहूं की बुवाई करते हैं उसी तरीके से 10 नवंबर के आसपास इस जई की बुवाई कर लेंगे तो इससे भी 3 से 4 कटिंग मिल जाती हैं। या 2 कटिंग लेके हम छोड़ भी दें तो उस जई को हम जो है दाने के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं, दाना भी बना सकते हैं। तो जब हमारा किसान भाई बराबर मात्रा में बरसीम और जई उगाएगा और उस बरसीम और जई को बराबर मात्रा में अपने पशुओं को खिलाएगा तो उस पशु के अंदर संतुलित हरे चारे की पूर्ति होगी और संतुलित हरे चारे की पूर्ति होने की वजह से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों तत्व हमारे पशु को मिल सकेंगे और उत्पादन बढ़ेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बांसडी बलिया के असीमानंद सिंह ने। आपने ब्यात के बाद दुधारू पशुओं के नवजातों की देखरेख पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जब हमारा जानवर ब्याह जाता है तो ब्याने के बाद जो बच्चा प्राप्त होता है उसकी देखरेख बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वही भविष्य में आपको एक अच्छी सी गाय या अच्छी सी भैंस बन करके मिलेगा। किसान भाइयों, इस यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जैसे ही जानवर पैदा होता है, पैदा होने के तुरंत बाद आप उसके शरीर को अच्छी तरह से पोंछ दीजिए। जो भी उसके शरीर पर लार या म्यूकस वगैरह लगा सारा कुछ पोंछ दीजिए टाट पट्टी की सहायता से। इसके पश्चात आप नथनों को चेक कर लीजिए कि उसके नथुने साफ़ हैं या नहीं हैं। उसके मुंह में उंगली डाल करके उसकी जो लार वगैरह है उसको भी साफ़ कर दीजिए और ये देख लीजिए कि प्रॉपर उसका जो है श्वसन चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके पश्चात किसान भाइयों, जैसे ही वो अपना बच्चा खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के पश्चात दूध पीना चाहता है तो आप उसको दूध पीने दीजिए। यहाँ पर आप लोग एक गलती ये करते हैं कि आप ये सोचते हैं कि जब तक झर न गिर जाए तब तक उसको जो है दूध नहीं पिलाना है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि एक तो जो बच्चा है उसके जीवन पर आप संकट ले आते हैं, साथ ही साथ वो जानवर जेर भी देर से गिराता है। क्योंकि जब बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है तो उस समय कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं कि उस हार्मोन की वजह से झर भी आसानी से गिर जाती है। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, जो जानवर के बच्चे को दूध पिलाने की बारी आती है, चूँकि जो कोलेस्ट्रम होता है, खीस होती है या कह सकते हैं माँ का जो पहला दूध है वो बच्चे के लिए वरदान होता है। और जब आप इसमें कहीं पर कंजूसी करते हैं देते हैं तो कभी कभी आप देखते हैं कि आप कहते हैं कि हमारे जानवर का बच्चा अंधा हो गया है, तो उसका सिर्फ इतना रीजन होता है कि आप पर्याप्त मात्रा में उसको खीस नहीं पिलाते हैं। जहाँ तक खीस पिलाने की हम बात करते हैं किसान भाइयों, तो निश्चित रूप से आप जितनी उसकी ज़रूरत है उतनी खीस देनी है, ना उससे कम होने पाए ना उससे ज़्यादा होने पाए। क्योंकि अगर आपने ज़रूरत से कम दे दी तो बच्चा कमज़ोर हो जाएगा और अगर ज़रूरत से ज़्यादा दे दी तो जो है बच्चा बीमार हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो जानवर हमारा पैदा हुआ है उसके शरीर का 1/10 भाग, अर्थात 10 किलो का अगर बच्चा है तो 1 किलोग्राम उसको आपको खीस देनी है। और इस तरह से जानवर का अगर हम बच्चा देखते हैं तो औसतन लगभग 20 से 25 किलो का होता है, तो 2 से 2.5 किलोग्राम उसको जो है खीस पर्याप्त होती है एक दिन के लिए। किसान भाइयों, देखा ही जाता है कि कुछ हमारे किसान भाई जो है खीस पिलाना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जैसे जानवर खीस पीता है, बच्चा खीस पीता है तो वो थोड़ी थोड़ी सी जो है वो गोबर करना शुरू कर देता है और उसको मान लेते हैं कि ये बीमार है। किसान भाइयों, यहाँ पर किसी तरह को आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि जो खीस होती है उसका प्रकृति इस तरह का होता है कि वो बच्चे का पेट साफ करती है। यदि जानवर दस्त करता है और दस्त में बुज्जे आते हैं और वो उसमें बदबू आती है तब चिंता का विषय है। और ऐसी समस्या आने पर आप तुरंत जो है अपने पशु चिकित्सालय से संपर्क कर लीजिए। तो जो पशु चिकित्सक होंगे वो आपको पर्याप्त दवा दे देंगे और उससे बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन इस डर से कि जानवर बार बार गोबर कर रहा है, बार बार टट्टी करता है, तो इस डर से न पिलाना ये ज़्यादा असुविधादायक है। तो इसलिए किसान भाइयों, निश्चित रूप से आप पर्याप्त मात्रा में खीस दीजिए। इसके पश्चात नाभि, जिसके बाद बात आती है कि जैसे जानवर पैदा हो
नाभि काटने की बात आती है तो नाभि काटने के लिए आप जानवर के शरीर से करीबन 5 सेंटीमीटर आप दूर जो है एक साफ धागा बांध दीजिए और उसके बाद फिर थोड़ी सी दूर पर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर अंतर पर एक और धागा बांध दीजिए और फिर दोनों धागों के बीच में एक नया साफ ब्लेड ले लीजिए, सेवलान या डेटॉल वगैरह लगा करके उसको जो है निर्जमीकृत कर लीजिए और उसके पश्चात साफ हाथों से काट दीजिए। काटने के पश्चात उस नाभि के ऊपर आयोडीन टिंचर लगा दीजिए और कम से कम 2 से 4 दिन आप इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि कोई जो है मक्खी न बैठने पाए, क्योंकि जैसे मक्खी बैठती है बैठकर अंडा दे देगी तो वहीं पर नाभि पक जाती है और फिर जानवर जो है बीमार हो जाता है। ये दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। किसान भाइयों, जैसे जानवर के कम से कम आप देखिए 1 महीने का हो रहा है, देखा जाता है कि जो बच्चा हमारा है उसके शरीर में कुछ नहीं लग रहा है लेकिन पेट बराबर बढ़ता चला जाता है। तो ऐसी अवस्था में आप डिवर्मिंग की एक जो दवा है उसकी आधी गोली आपको देना है, जिसमें एल्बेंडाजोल पर्याप्त मात्रा में आती है और उसको आप आधी गोली दे दीजिए तो उसके पेट में जो कीड़े बढ़ रहे हैं वो रुक जाएंगे और समाप्त होकर के फिर से जानवर जो है अपना हष्टपुष्ट शरीर प्राप्त कर लेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जरबेरा की फसल से लाखों की आय, एक सफल किसान का अनुभव। बैगन की फसल में उकठा रोग का समाधान। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।